Morning, sir. Good morning, Beta. Good morning. Hoping you are fine. Yes, sir. So we'll just wait for a minute or two so that others may join also. Okay. So Prashant, Yes, sir. so you can write till इस particular slide को तब तक आप लिख लो जब तक कि लोग आ रहे हैं, ठीक है? Because आज का topic important है and I want everyone to be available. So we are going to talk about resolution today. तब तक आप कम से कम प्रिंसिपल लिख लीजिए. What is the principle behind it? इसको हम लोग समझेंगे. अभी समझ में तुरंत नहीं आएगा, but आप you just write it down. So Suraj and Komal, good morning. Good morning, sir. So we were just waiting for others till the time you can just simply write down this slide. Today हम लोग का जो topic है वो resolution है. So I believe Akshit must be coming, and yes, Akshit has come, and Adesh is, I think he's only left. He must be coming. So you just write down this particular slide till then. Akshit, you have just joined, so I will just waiting for Adesh till the time you may write down this particular slide. Today we are going to discuss about
the concept of resolution. Okay. And there's one more announcement. I have already shared in the WhatsApp group also कि जो आपकी मीटिंग है that would be, I think that would be at 3 o'clock. पहले मैंने शायद 2:25 बताया था ना? Yes, sir. हाँ, तो आज वो 3 बजे बेटा है. मैं ट्राई करूंगा कि मैं आ जाता हूं बिकॉज आफ्टर द क्लासेस एक्चुअली आज मुझे अपना वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेना है. सो इवन आई एम नॉट देयर इन द मीटिंग, स्टिल जो एक्टिविटी जिस पर्पस के लिए आपसे बुलाया जा रहा है वो एक्टिविटी दैट वुड बी कैरीड आउट. सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल 5 ऑफ यू टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग एट 3 o'clock. उस समय कोई क्लास है आपका 3 बजे? No, sir. नो नहीं. सॉफ्ट स्किल की सर हो नहीं रही है. जी बेटा 225 पे है सर. 225. सर 225 पे है. हाँ वो 225 है, उसका क्लास आप कर लो. एंड आफ्टर दैट एट 3 o'clock हम लोग जो है मिलने की कोशिश करेंगे. मैं नहीं भी रहूंगा तो भी बात करिएगा. लास्ट टाइम हुई थी आई थिंक सॉफ्ट स्किल, अभी आपने कोमल ने बताया था ना, बिकॉज अ न्यू पर्सन ज्वाइंड एंड अर्लियर अर्पिता मैम ने लिया था बट शी हैड टू लीव. एंड आफ्टर दैट एक क्लास हुई थी, मैंने ज्वाइन तो किया था, मुझे याद आ रहा है मैंने कल बोला भी था. अब्दू मैम की क्लास में एक ही लेक्चर हुआ था. हाँ वो बात ठीक है, एक लेक्चर आई थिंक लास्ट वीक ही तो हुआ है ना. सो शी विल बी कंटिन्यूइंग, आई बिलीव सो. एंड इफ स्टिल आज नहीं होता है, मान लेते हैं अगर ऐसा इशू होता है तो मुझे आप मैसेज करिएगा. आई विल टॉक टू द डायरेक्टर प्लेसमेंट आल्सो बिकॉज द एमडीपी सेल इज बिलोंग्स टू डायरेक्टर प्लेसमेंट. तो मैं उनसे एक बार बात करूंगा बिकॉज कुछ चेंजेस हुए थे वहां पे. तो अब्रू मैम ने she had joined and she was taking the classes. Before that कुछ समय यूनिवर्सिटी से मैम ले रही थी, बीच में जो मैम ले रही थी then she left. But I believe last time हुआ था, but आज उन्हीं को लेना चाहिए. But in case अगर नहीं होता प्लीज मुझे बताना. ठीक है कोमल? Yes, Okay. So आप लोग बेटा जब ये स्लाइड लिख लेना तो मुझे बता देना. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग का रेजोल्यूशन है, तो हम लोग उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ. जस्ट इन्फॉर्म मी व्हेन यू हैव रिटन दिस. लिख दिया मैंने. So have all of you written? So resolution, we are going to talk about it today. हम लोग ने अभी तक तमाम सारे इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म डिस्कस किए हुए थे. खासतौर अब कौन सी बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूनिट 3 में है.
और अभी तक हम लोगों ने जो बात किया कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे नॉलेज को कर सकते हैं, एक तरीका हमें समझ में आया प्रोपोजिशन लॉजिक के थ्रू। प्रोपोजिशन लॉजिक में जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जो प्रोपोजिशन होता है वो कैसे होते हैं, दे टेक ट्रुथ वैल्यूज, दैट मींस दैट दे आर हैविंग आइदर वैल्यू ट्रू और दे आर हैविंग आइदर वैल्यू फॉल्स। यही इनकी लिमिटेशंस है। कल ट्यूटोरियल में भी हम लोग ने इसको डिस्कस किया हुआ था। हाँ, कल ट्यूटोरियल में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था दैट दे आर हैविंग ट्रुथ वैल्यूज एंड उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये भी डिस्कस हुआ था, बट उसको मैं आगे बाद में भी देखूंगा। बट जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक का, शायद हमें सेंटेंस समझ में आ गया। तो अगला जो पार्ट था इसमें वो था एक कंक्लूजन में आना कि मेरे पास अगर नॉलेज बेस ऐसे सेट ऑफ सेंटेंसेस के साथ है, मैं किस तरीके से जो है इन्फ्रेंस को निकालूंगा। तो इन्फ्रेंस को निकालने के लिए भी हम लोगों ने दो तरीके से हम लोगों ने बात किया था। कौन कौन से वो दो तरीके थे? एक तो हम लोग ट्रुथ टेबल की बात कर रहे थे, ट्रुथ टेबल से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लॉज सच एज एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ को बीच में पढ़ा, यानी जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हुए जाए एलएचएस से आरएचएस तक पहुंच जाएंगे, तो वो हम प्रूव कर लिया है। ये दोनों चीजें हमने अर्लियर पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ये बात सही है। बट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल अगर डिस्क्रिप्टिव आता है, तो डिस्क्रिप्टिव के केस में आपका जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो है रेजोल्यूशन। ये सवाल अक्सर आता है, बट इस बार एमसीक्यू होना है, सो वो तो एक अलग इशू है। बट यहाँ पर हमें कम से कम मैं चाहता था आपको इस चीज का आइडिया लगे कि ये कैसे रिजॉल्व करते हैं हमें, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन नॉट बी मिस्ड, जैसे भी नेचर ऑफ हमारा एग्जाम हो। सो व्हाट एग्जैक्टली रेजोल्यूशन इज? रेजोल्यूशन इज अ साउंड इन्फ्रेंस मैकेनिज्म। सो एक तरीका है एक कंक्लूजन पे हमें पहुंचने का। धीमे धीमे हम इसको समझेंगे और मैं एक बार पढ़ूंगा भी इस चीज को लेकर, और उसके बाद फिर हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, उसको भी आज सॉल्व करेंगे। सो क्या प्रिंसिपल है इसमें? दिस इज द प्रिंसिपल। फिर नीचे वो पार्ट है जो हमारा, जो हम लोग इसके उस प्रिंसिपल की वजह से जो चीजें आ रही हैं वो नीचे लिखा हुआ है। सो I'm just reading it out. Suppose X is a literal and S1 and S2 are two sets of propositional sentences represented in clausal form. ठीक है? So X is a literal and S1 and S2 are two sets of propositional sentences which are represented in clausal form. तो इस इतने सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, जो हमें समझना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन हमारा क्लॉजल फॉर्म में होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन हमारा क्लॉजल फॉर्म में होना चाहिए। क्लॉजल फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये पार्ट जो है हम फिर से अभी मतलब हम इसको पीछे है, बट हम इसको लेंगे फिर से। जैसे क्लॉजल फॉर्म में अगर कोई चीज ना हो तो हम उसको चेंज करेंगे, बट नॉलेज बेस में जो चीज हमारे पास है, सेंटेंसेस, ये एसेंशियल है रेजोल्यूशन के केस में कि उनको क्लॉजल फॉर्म में होना चाहिए। तो मेरे पास अगर एक सेंटेंस है तो हम उसको लेटर ऑन किसमें कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जैसे आपको यहां पर ये दिख रहा है पॉइंट नंबर 3 में, 3 के आखिरी में जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सो आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या है? इसमें सर्टेन चीजों का ये क्या है? और है, ये ए है, ये नॉट सी है, यानी सर्टेन ए और सी या नॉट सी, ये सब क्या कहलाते हैं? लिटरल्स कहलाते हैं। तो सर्टेन लिटरल्स का और है, फिर ये दूसरा सेट बन रहा है, ये सर्टेन लिटरल्स का और है, यानी मेरे पास लिटरल्स के जो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं और में है, और फिर वो ज्वाइन किए जा रहे हैं आपस में एंड से। इसको हम लोग कह रहे हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मतलब इट इज एन एंड ऑफ ऑर्स। यहां पर हो सकता है आगे हम एंड और भी हो, मान लेते हैं अगर हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसे आता तो ऐसे आएगा, एंड आएगा, और फिर हमारे पास लिटरल होगी, और लिटरल के अंदर एक ब्रेसेस के अंदर कुछ सेट ऑफ लिटरल्स हो सकते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और तो इस केस में हमारा काम क्या होगा? जो भी मेरा नॉलेज बेस है
उस नॉलेज बेस को मुझे इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए आसानी से कि कौन कौन से ऐसे हैं जो और में आ रहे हैं जुड़े हुए आपस में। तो इस एग्जांपल में देखें तो दो हैं, कौन है, एक है ए और नॉट सी और दूसरा है नॉट बी और नॉट सी और नॉट ए। तो ये मेरा पहला क्लॉज हो गया, ये मेरा दूसरा क्लॉज हो गया। ये इस सेंटेंस की वजह से ये मेरे दो क्लॉज निकल के आए। तो क्लॉज क्या होता है ये क्लियर है सबको? और ये क्लॉज आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? और से, ये और सिंबल है आपका। सो व्हाट इज अ क्लॉज? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे पहले रिलेवेंट लैंग्वेज में। इस समय प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं। प्रोपोजिशन के बाद हम लोग एक दो लेक्चर के बाद प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे, हो सकता है कल बात करें। तो जब प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे उसमें भी इन्फ्रेंस मैकेनिज्म जो आएगा वो आता है रेजोल्यूशन ही, तरीका वही है। तो हमें रेलेवेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, या तो प्रोपोजिशन है या प्रेडिकेट में। और जिस तरीके से भी कन्वर्ट हुआ तो उसको फिर लेटर ऑन हमें उनमें से क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है, और वो सेट ऑफ क्लॉजेस मेरे नॉलेज बेस में होंगे ना। इस समय हमारे पास देखा जाए तो इस एग्जाम्पल में ये दो मेरे क्लॉजेस निकल के आए। तो रेजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास क्लॉजेस होने चाहिए। तो मान लेते मेरे पास ये दो क्लॉज निकला ना, अभी हम प्रिंसिपल पे आ रहे हैं वापस। ये दो क्लॉज निकला x और s1। अभी s1 में और भी लिटरल्स हो सकते हैं मे बी, और दूसरा आ रहा है नॉट ऑफ x और s2। तो आप देख रहे होगे तो इसमें कुछ एक यूनिक चीज दिख रही है। वो क्या दिख रही है? एक और में x है और दूसरे और में उसका निगेशन है। एक और में कोई एक्सप्रेशन है, दूसरे नॉर में एक पार्ट का जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं ये उसका निगेशन लाई कर रहा है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपस में जिनको हम ले रहे हैं अपने नॉलेज बेस से, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन उन पर लागू करूंगा। और उसके बेसिस पर क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि आपका जो लिटरल है यहाँ x है और यहाँ जो नॉट x है, ये दोनों एक दूसरे को रिजॉल्व कर देंगे। जब रिजॉल्व कर देंगे तो हट जाएगा, तो जो बचेगा क्या, एक यहाँ s1 बचा है, एक यहाँ s2 बचा है। तो s1 और s2 ये और जो है ये बचेगा, ये नया सेंटेंस बनेगा जो कि मेरे नॉलेज बेस में बाद में यूज हो रहा है। तो कहा क्या जाता है, बोला क्या जाता है, वो ये बोला जाता है कि S1 और S2 जो नया बना है इज द रिजॉल्वेंट। ठीक है, या ये कह सकते हैं हम जो चीज जा रहा है, इस केस में x जा रहा है, x इज रिजॉल्व अपॉन। ठीक है, तो रेजोल्यूशन का ये स्लाइड क्लियर हुई? अभी मैंने एग्जांपल नहीं कराया, मैं दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो रेजोल्यूशन में हम लोग जो निगेशन वाले पार्ट हो रहे हैं वो डिसॉल्व हो जा रहे हैं, ये मतलब हुआ, और नया सेंटेंस बन रहा है। एक तो ये मतलब हुआ। दूसरा ये हो रहा है हमें कि हम रेजोल्यूशन को अप्लाई कब करेंगे। हम रेजोल्यूशन को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मेरे नॉलेज बेस में जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्लॉजल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, अभी तक जो मैंने बोला है इसमें किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि इसको मैं बड़े आराम से कर रहा हूं, धीमे कर रहा हूं, बट मैं चाहता हूं सबको ये क्लियर होना चाहिए। एनीथिंग क्लियर है तो आप बता दो क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं फिर। सर इसमें S और S जो रिजॉल्व और रिजोल्वेंट मतलब क्या था सर इसमें? अभी तो टर्मिनोलॉजी समझ लो, टर्मिनोलॉजी समझ लो, उससे ज्यादा नहीं। जब एग्जाम्पल करोगे तो क्लियर आएगा। बट कहने का मतलब ये है कि जो चीज खत्म हो रहा है, और खत्म कौन सी चीज हो रही है, वो चीज खत्म हो रही है जो एक दूसरे के निगेशन मिल रहे हैं। जैसे यहाँ x मिल रहा है और नॉट x मिल रहा है, तो उस केस में जो चीज खत्म हो रही है उसके लिए बोला जो जाता है टेक्निकली, वो बोला जाता है रिजॉल्व्ड अपॉन। ठीक है, अब खत्म होने के बाद जो बच रहा है, जैसे यहां पर S1 और S2 बच रहा है, उनके बीच में हम और ऑपरेटर लगा देंगे, और जो चीज बच रहा है उनके बीच में जब हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं तो एक नया सेंटेंस बना।
ये नया सेंटेंस रेजोल्यूशन की वजह से मेरे पास आया हुआ है और वो मेरे डेटाबेस में एक और सेंटेंस एक तरह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये सिर्फ एक टर्म्स हैं अभी। रिजॉल्वेंट का मतलब यह हो रहा है कि जो चीज बच रहा है, रिजॉल्व्ड अपॉन का मतलब जो चीज वो पर्टिकुलर लिटिल जो जा रहा है। तो ये टर्म्स हैं बस। ठीक है कोमल? यस सर। तो अब मुझे दो चीज समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि अगर मेरा सेंटेंस क्लॉजल फॉर्म में नहीं दिया है तो मुझे पहला काम तो ये करना है कि मुझे किसी तरीके से उसको क्लॉजल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये मेरा डिस्कशन का एक पार्ट है। और डिस्कशन का मेरा दूसरा पार्ट है कि मान लो अब मेरे पास सब क्लॉजल फॉर्म में आ गए, तो उस केस में मुझे अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, किसी इन्फ्रेंस पे पहुंचना है, तो उस केस में मैं कैसे पहुंचूंगा। ये दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स को मैं अलग अलग तरीके से मैं बात करूंगा। और पहला तो पार्ट हम उस बारे में बात करेंगे जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे मैं क्लॉजल फॉर्म में ला रहा हूं। वैसे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना ये अर्लियर डिस्क्रीट में आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम लोग एक तरीके से, चूंकि वो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है तो हम इसको हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं। सो टर्मिनोलॉजी क्या है? लिटरल किसे कहते हैं? अगर वहां ध्यान दो, कोई भी चीज या उसका निगेशन उसका लिटरल कहलाता है। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? अब कंजंक्शन और डिसजंक्शन ये दो वर्ड्स हमने बोले थे। डिसजंक्शन का मतलब है वो लिटरल्स आपस में जुड़े हुए हैं और से। और मेरा अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है किसी भी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं क्लॉजल फॉर्म में। नाउ हाइपोथेटिकली मान लो एक क्वेश्चन है, आपके सामने ये सेंटेंस दिया हुआ है और आप जो है इस सेंटेंस को क्लॉजल फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी एक कंपाउंड प्रपोजिशन दिया हुआ है, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है और मैं इसको क्लॉजल फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा? एग्जाम्पल के साथ हम अपने आप समझते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप भी साथ में करते चलोगे तो तुम्हें उसी बहाने याद भी हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन को हमें क्लॉजल फॉर्म में चेंज करना है वो आ रहा है ये। क्या है? नॉट ऑफ ए इंप्लाइज बी और सी इंप्लाइज ए। नॉट, ये नॉट हल्का सा दिख रहा होगा पर ये नॉट है यहाँ पे। नॉट ऑफ ए इंप्लाइज बी, ये इंप्लीकेशन साइन है, और सी इंप्लाइज ए। तो अब देखो ये इस चीज को ये क्लॉजल फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक तो इसमें एक एक्स्ट्रा साइन आ रहा है इंप्लीकेशन। ठीक है? और क्लॉजल फॉर्म हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, ये सर्टेन और के एंड होना चाहिए। एंड ये हम उसमें हमें उससे हमें पता चलेगा, जब एक्सप्रेशन को हम इसमें चेंज कर ले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्लॉजेस कौन कौन से हैं। और मान लो ये है पहला ही ऑब्जेक्टिव कि मैं इसके क्लॉजेस निकाल लें। तो अगर कोई भी सिंबल है हमारे पास जो कि यहाँ इस केस में इंप्लीकेशन है या बाई कंडीशनल है, तो उसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और अपने बेसिक ऑपरेटर्स एंड और नॉट में ले जाएंगे। तो हमें ये, मैंने एक बार अर्लियर बोला हुआ था जब मैं ट्रुथ टेबल हम लोग बात कर रहे थे, कि मान लो मेरे पास दिया हुआ है P इंप्लाइज Q, ये मान लो दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला अपने आप याद रखो, इसको बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू नॉट ऑफ P, और आपने इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव भी किया था, नॉट ऑफ P और Q। ठीक है? नॉट ऑफ P और Q। अच्छा, मैं इन सब सिंबल्स पे नहीं जा रहा हूं। नॉट को बाहर से भी कर सकते हैं या एक प्राइम बना सकते हैं। ये और है तो कुछ बुक्स में तो सिर्फ सीधे सीधे और एंड भी लिखा हुआ है। कहीं कहीं एंड को एम्परसेंट से भी डिनोट करते हैं। तो तमाम तरीके हैं, बट आई होप ये चीज क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जो है आपका, ये दोनों इक्वल है। ये चाहे आप कहीं लिख लो और ये याद रहना चाहिए क्योंकि इसको आप अप्लाई करोगे। तो जब आप यहां पर इसको चेंज कर रहे हो, ए इंप्लाइज बी को, ये चेंज हुआ तो क्या आया? नॉट ए और बी। सी इंप्लाइज ए को चेंज किया तो क्या आया? नॉट सी और ए। एक मिनट बेटा।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि इसको हमने कन्वर्ट किया, या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ बताए हुए थे दोनों, हमने डी मॉर्गन्स लॉ बताए हुए थे दोनों। तो अब हम दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को यहां पर जो एप्लीकेबल है उसको लगा रहे हैं। तो हमें मालूम था क्या, नॉट अगर बाहर है और दो चीजों का और है, तो हम अगर इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं यहीं पे लगाएंगे, तो क्या होगा उस केस में, ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये निगेशन निगेशन का हो जाएगा, यानी कि इस चीज का निगेशन इस चीज का निगेशन। तो ये कन्वर्ट होके आ रहा है ए एंड नॉट बी। यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, जहां लगता है डी मॉर्गन्स लॉ हम लगा सकते हैं वो लगा लेते हैं। तो आई थिंक ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो अब मैंने उस समय भी बोला था हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ हमें मालूम होना चाहिए। तो करंटली जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो ये है, ए एंड नॉट बी और नॉट सी और ए। और अब हम इसमें रॉस को लगाएं तो पता चल रहा है क्या आ रहा है, ए और ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको एक ही मान लेते हैं। तो ए और ये पूरा एक्सप्रेशन, तो यह है ए और ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड ये नॉट बी है तो नॉट बी और ये पूरा एक्सप्रेशन। तो इसको हमने इस सेंटेंस से कैसे इस सेंटेंस में आए, होप ये क्लियर हुआ। सो जहां हमें लग रहा है एसोसिएटिव लॉ लगाना वहां एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, जहां हमें लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना वहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ए और ए, दैट कम्स आउट टू बी ए, सिंप्लीफाई कर दिया तो ये निकल के आया ए और नॉट सी। और यहां पर क्या है, ये वही चीज लिख दिया है, नॉट बी और नॉट सी और ए, नॉट बी और नॉट सी और ए, ठीक है। तो अब देखो, तो ये हमारे पास आया ए और नॉट सी एक पार्ट, और दूसरा आया नॉट बी और नॉट सी और ए, ये दूसरा पार्ट आ रहा है, और बीच में एंड है। तो मैंने अपने रेलेवेंट फॉर्म जिसमें हमें चाहिए था हम उसमें कन्वर्ट कर दिए। और इसको देखने से हमें एक चीज ये पता चला कि अब इसमें से हम क्लॉजेस निकाल रहे हैं। तो क्लॉजेस इसमें कौन होंगे, क्लॉजेस इसमें एक ये होगा और दूसरा जो क्लॉज होगा जो आपस में और से जुड़े हुए हैं वो ये होगा। तो बाय दिस सेंटेंस वी गेट द सेट ऑफ क्लॉजेस एज दिस एंड दिस। आई होप इट्स क्लियर टू यू, बिकॉज पहला स्टेप आता है रेजोल्यूशन के केस में, अगर सेंटेंस दिया है और वो क्लॉजल फॉर्म में ना हो तो हमें उसको क्लॉजल फॉर्म में चेंज करना है। और क्लॉजल फॉर्म में चेंज करने का मतलब है उस रेलेवेंट इस फॉर्म में आना है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन कौन से क्लॉजेस हैं। अब ये दो क्लॉजेस निकल के अगर हमारे पास आ गए तो ये दोनों क्लॉज मेरे नॉलेज बेस में चले जाए, उसका पार्ट होंगे। तो हमारे डिस्कशन का एक पार्ट पूरा हुआ। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं सर। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि ये चीज हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्लॉजल फॉर्म क्यों जरूरी है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन में क्लॉजल फॉर्म में एक्सप्रेशंस होने चाहिए। तो रेजोल्यूशन है क्या, इट इज अ टेक्निक फॉर इन्फ्रेंस, और हम इसमें एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन लिए होंगे, आप यही क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप जो है मान लो ये चार सेंटेंसेस जो ऊपर जो मैंने येलो लाइन बनाई, इसके ऊपर के जो चार सेंटेंसेस है ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। दिस इज गिवन टू यू। इफ इट इज गिवन टू यू दैट मीन्स इट इज इन द नॉलेज बेस, इट इज इन द नॉलेज बेस, एंड वी हैव टू प्रूव जो नीचे लिखा हुआ है। तो हमारे नॉलेज बेस में क्या है, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज आइसोसेलेस, पहला सेंटेंस। हमें रेजोल्यूशन कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको प्रूव करना है। दूसरा, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। तीसरा, इफ AB एंड AC आर इक्वल देन एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। और चौथा, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये चार सेंटेंसेस आपको दिए हैं और आपको प्रूव क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, ये चारों आप बेटा लिख लो।
हो गया बेटा? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन क्या है? With the help of you have been given these 4 sentences and we have with the help of resolution you have to prove whether angle B is equal to angle C है कि नहीं है, यही प्रूव करना है। नोट हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आता है? अगर सेंटेंसेस नेचुरल लैंग्वेज में लिखे हैं जैसे यहां पर लिखे हुए, तो उसको रेलेवेंट लैंग्वेज में चेंज करना है। रेलेवेंट लैंग्वेज का यहां मतलब होता है प्रपोजिशन लॉजिक में, अगर वो ऐसे सेंटेंसेस है जो जिसमें प्रपोजिशंस के थ्रू चेंज होंगे। और अगर प्रेडिकेट, बाद में मैं वर्ड ये मैं बार बार इसलिए ला रहा हूं क्योंकि प्रेडिकेट को, क्योंकि इसका अगला ही टॉपिक हमारा प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट और प्रपोजिशन में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर लग रहा है कि वो प्रेडिकेट सेंटेंस बनेगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो हम उसको प्रेडिकेट में ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है उस चीज को, उस रेलेवेंट चीज को। तो पहला सेंटेंस क्या है? इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज आइसोसेलेस। तो कन्वर्ट हम यहां पर कर रहे हैं, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू द रेलेवेंट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। तो जब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है इक्विलैटरल एबीसी इंप्लाइज आइसोसेलेस एबीसी। अगर एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एबीसी आइसोसेलेस भी होगा। यही पहला सेंटेंस है, आप लिखते चलना बेटा। दूसरा, इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। तो ये लिखा हुआ है आइसोसेलेस ABC इंप्लाइज इक्वल AB, AC। तीसरा, if AB and AC are equal then angle B and angle C are equal। तो इसको कब जब हम लिख रहे हैं रेलेवेंट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में, तो इक्वल AB, AC इंप्लाइज इक्वल B, C। इंप्लीकेशन का मतलब है, होता ही यही है, अगर ये है तो ये होगा। और चौथा स्टेटमेंट था ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है और हमने यहां पर लिख दिया इक्विलैटरल ABC। तो ये मेरे 4 सेंटेंसेस जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखे हुए थे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने रेलेवेंट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स में, और ये मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चन में। और अगर क्वेश्चन में दिए हुए, इसका मतलब ये मेरे डेटाबेस में है, मशीन के या सिस्टम के डेटाबेस में है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलूं। तो पहला स्टेप क्या आता है? अब तुम्हारे डेटाबेस में जो चीज है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है, किसमें? क्लॉजल फॉर्म में। ये ध्यान रखना। तो ये तो थोड़ा सा सिंपल था, और क्लॉजल फॉर्म में आपने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के या डिमॉर्गन्स लगा के तो अर्लियर एक एग्जांपल देखा है, अगर वो जरूरत पड़ी तो उसका प्रयोग करेंगे, बट यहां तो सीधे सीधे हो जा रहा है। तो इक्विलैटरल ABC इंप्लाइज आइसोसेलेस ABC, अगर ये दिया हुआ है तो आ रहा है, इसको जब कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला वही याद रखना है कि अगर P इंप्लाइज Q दिया हुआ है तो आ जाएगा नॉट P और Q। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ इक्विलैटरल ABC और आइसोसेलेस ABC, और ये क्लॉजल फॉर्म में है। दूसरा, आइसोसेलेस ABC इंप्लाइज इक्वल AB, AC। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा उस फॉर्मूले के बेसिस पर नॉट ऑफ आइसोसेलेस ABC और इक्वल AB, AC। तीसरा सेंटेंस था हमारा इक्वल AB, AC इंप्लाइज इक्वल B, C। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्लॉजल फॉर्म में भी आ जाएगा, P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू नॉट P और Q, इसी को हम लगा रहे हैं, अप्लाई यहां पर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा नॉट ऑफ
इक्वल ए बी कॉमा ए सी और इक्वल बी कॉमा सी। तो ये सब क्लॉजल फॉर्म में है। और चौथा तो एक लिटरल एक तरीके से है जहां पर इक्विलेटरल एबीसी है, तो हम उसको और कुछ कर नहीं सकते, उसको हम वैसे ही छोड़े हुए हैं। तो मेरे नॉलेज बेस में या तो लिटरल रह गया है या जो भी चीज सेंटेंस है वो रह गया, वो क्लॉजल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए और फिर बताइएगा आगे। अगले स्लाइड पे फिर चलें, अगर लिख लिया हो तो हम अगले स्लाइड पे चलें। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो यहां जो कॉन्सेप्ट लगता है प्रूफ करने का, वो इस तरह से होता है, जिस चीज को प्रूफ करना है आप उसका निगेशन लेते हो, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रूफ बाय रेफुटेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस चीज को मुझे प्रूफ करना है उसका निगेशन करते हो, यानी हम कॉन्ट्रडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, और इसको कहा जाता है सो इसको कहा जाता है प्रूफ बाय रेफुटेशन। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो पहले हम काम क्या किए, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रूफ बाय रेफुटेशन। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो मैंने उसको क्लॉजल फॉर्म में चेंज किया, पहले उसको चेंज किया प्रोपोजिशनल लैंग्वेज में, तो आएगा इक्वल बी कॉमा सी। तो जो सेंटेंस इसको मुझे प्रूफ करना है उसका निगेशन लिया, तो ये आ जाएगा मेरा निगेशन नॉट ऑफ बी कॉमा सी। तो मैं इसको लेकर चलूंगा शुरुआत में। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहां पर भी, यहां तो एक लिटरल के फॉर्म में है, बट यहां पर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती जो सेंटेंस होता, तो उसको हम रिलेवेंट क्लॉजल फॉर्म में चेंज करते पहले, तब हम उसको आगे ले जाते। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग प्रूफ बाय रेफुटेशन। प्रूफ बाय रेफुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रूफ बाय रेफुटेशन का मतलब है जिस चीज को आपने प्रूफ कर दिया है, उस चीज को, जिस चीज को आपको प्रूफ करना है, यहां तो हम कर रहे हैं, उस चीज का आप निगेशन लेकर चलेंगे। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब निगेशन करते हैं ना, तो फिर उसमें डी मॉर्गन्स लॉ हम अप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको कर लेना चाहिए। यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। क्लियर है, व्हाट इज रेफुटेशन? यस सर। तो यहां पर आप ये ध्यान रखो कि जिस चीज को भी प्रूफ करना है उसका निगेशन करो और उसको लेके चलो। आगे चलते हैं, ये सोल्यूशन हमारा बनना शुरू हो रहा है, और ये थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है। तो व्हाट विल डू इज दैट आई एम जस्ट सीइंग 3 मिनट रह गए हैं, आप फिर से बेटा एक बार ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन अगेन। आई एम एंडिंग द सेशन, आई एम अगेन स्टार्टिंग इट।